हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं विज़न का पॉलिटी कंप्लीट कर चुका हूं और विज़न हम लोग कंप्लीट करेंगे मंथली मैगज़ीन। तो अब हम लोग नेक्स्ट विज़न का ही मार्च 2026 का इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को जो भी साथ में मैं स्टैटिक भी जो आएगा उसमें बताता जाऊंगा, और आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर मेरे इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे दिया है और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाओ आप लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा नंबर है 9810173578। इस पे आप लोग कोई भी क्वेरी हो मुझे बताओ। अगर पर्सनल कोई भी डाउट हो या फॉर्म के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस पे भी कर सकते हो, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है, हमें क्या पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ हम बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, आपको क्या करना है, अपने इंडिया के साथ जो हमारा रिलेशन है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ प्लस में इंडिया का जो भी न्यूज़ में हमारा चल रहा है करंट अफेयर्स में, जैसा भी क्या इंडिया का यूएस के साथ बहुत चल रहा है, फिर ईरान के साथ, इसराइल के साथ। अभी लेटेस्ट G7 आपका हुआ है। G7 कहाँ पे हुआ था? G7 आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। कनाडा में हुआ था, है ना, कनास्केस करके नाम है जगह का। तो वो हो गया। फिर जो भी रिलेशंस हैं इंडिया का, जहाँ पे भी हो रहा है इन्वॉल्वमेंट, वो किस तरह में डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिकल में किस तरह अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ को हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब बैठ के पढ़ रहे हैं पूरा। जहाँ भी जो करंट में न्यूज़ है उसके बारे में, और जो हमारा इंडिया को अफेक्ट कर रहा है वो उस पॉलिसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जब अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था हमारा यूएस ईरान वार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ जान लेते हैं क्या क्या कुछ। जैसे ऑपरेशन पूछ सकता है ना, ऑपरेशन पूछ सकता है क्या 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 था ऑपरेशन। तो जैसे ईरान का क्या था ऑपरेशन का नाम, जो भी उसने किया स्ट्राइक, उसका नाम था फतेह। फतेह 1 2 करके वो नाम था। इसराइल ने किया, जो दोनों मिलकर अभी रिसेंटली किया था यूएस और इसराइल ने, उसका क्या नाम रखा था उन लोगों ने? ऑपरेशन फ्यूरी। ओके, इसराइल का सेपरेटली क्या किया था उसने ऑपरेशन, कौन सा नाम लिया था? राइजिंग लायन। राइजिंग लायन है। कौन कौन सा? फिर और क्या न्यूज़ में था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? इससे पूछा भी, ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है हमारा, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान। तो ये फिर चांसेस है कि आपसे पूछ ले। अब इस तरह से ना पूछ के ये पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। या इस स्ट्रेट के आसपास कौन सी जो कंट्रीज़ है वो बताओ आप, है ना, वो बताना है। स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रेट क्या होता क्या है ये सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब आपका है, ये सब याद रखना चाहिए। टिप ऑफ मतलब होना, टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। US Israel US and Israel launched coordinated military strikes on Iran in Operation Epic Fury, which prolonged conflict in West Asia। वेस्ट एशिया रीजन में क्या हमेशा डिस्टर्बेंस चलता रहता है। ठीक है ना। अभी क्या है कि ये पूछ सकता है कि जो यूएस ने अटैक किया था, यूएस इसराइल ने, और वहाँ के सुप्रीम लीडर जो थे ईरान के, आयतुल्ला अली खamenei, उनका डेथ कब हुआ ये पूछ सकता है। आप लोग बताना, डेट पूछ सकता है कब हुआ डेथ। डेट डेट उसका इम्पोर्टेंट हो सकता है।
और इस तरह से कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। मेनली तो क्या है, मेन जो कंसर्न है वो न्यूक्लियर कंसर्न है। किस क्यों कर रहा था, रीज़न क्या देता है कि इसराइल और यूएस के ये दोनों मिल के बोलता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ना, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ईरान, जिसकी वजह से थ्रेट है पूरे वर्ल्ड को। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यही जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या था कि परमानेंटली न्यूट्रलाइज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिसमेंटल द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये ईरान का जो मिलिटेंट, ईरान जो सपोर्ट करता है कौन कौन से कंट्री में, मिलिटियर्स जो है लेबनान में है, यमन में, इराक और सीरिया। लेबनान में कौन सा है बताओ आप लोग, हुदी ग्रुप है ना। यमन में, सॉरी, यमन का है हुदी, लेबनान में हिजबुल्ला है ना। उसी तरह गजा में क्या है, वो जो हमास, इसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि बोलता है कि ये सब क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है। ये यूएस और इसराइल का कहना है। और इस तरह से ये हो रहा है। तो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, यूएस क्या करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, जहाँ जहाँ भी उसको क्या मिलता है, एनर्जी, एनर्जी सप्लाई। जैसे अभी रिसेंटली यूएस ने क्या किया, कहाँ पे किया था, वेनेजुएला, जहाँ के लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का रिजर्व है। वेनेजुएला पे क्या किया, सॉवरेनिटी को ख़त्म करके वहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे यूएस को दिख रहा था क्या, क्रूड ऑयल। उसी तरह ईरान में भी क्या है, ईरान भी एक लार्ज सप्लायर है क्रूड ऑयल का और रिजर्व है उसके पास भी। साथ ही साथ ईरान के पास क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम रिच माइंस हैं वहाँ पे। तो उसको ख़त्म करना चाहता है यूएस। और इसके लिए क्या किया था, अब्राहम अकॉर्ड्स किया था। आईटीयूटी क्या है, आईटीयूटी ग्रुप पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन है, क्या इंडिया मेंबर है, यस। तो इसराइल है, इंडिया है, यूएस है एंड यूएई। आपको ऑप्शन में दे देगा, यूके दे देगा तो, बट यूके नहीं है, ये 4 कंट्रीज़ है। फिर न्यूक्लियर कंसर्न, यूएस इसराइल क्या करना चाहते हैं, असेसमेंट दैट ईरान न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स आर नियर टेक्निकल इरिवर्सिबल थ्रेट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये पूछ सकता है कि ये किसके थ्रू सैंक्शन लगाता है यूएस, जेसीपीओ है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ताकि यूरेनियम इनरिचमेंट का ईरान क्या है कि मतलब ना यूज़ करते न्यूक्लियर वेपन के लिए। और इसने, ईरान ने क्या बोला कि भैया मैं अब इससे निकल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ इसका ग्रुप का मेंबर। बार बार ये करता है यूएस ये, और फिर उसके अपने ही सॉवरेनिटी को थ्रेट कर देता है वो। तो ये सब है। फिर क्या है, हमास, हिजबुल्ला, ये सब क्या बोलता है, रीजनल प्रॉक्सीज क्या है, वही मैंने बताया अभी, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हमास कहाँ पे है पूछ सकता है, हिजबुल्ला यहाँ पे है, हमास हो गया गजा वाला रीजन, हिजबुल्ला हो गया लेबनान में, हुदीस हो गया, और शियाइट में ये इराक और सीरिया वाला है। आईआरजीसी ग्रुप पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यही जो मेन है ईरान का, मतलब रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। अब क्या है, जाहिर सी बात है कॉस्ट भी होगा। जब भी वार होता है तो वार किसी को ना प्रॉफिट देता है, ना मतलब किसी को प्रॉफिट नहीं होता है इससे। ऐसा नहीं कि जीतने वाले को प्रॉफिट हो, कोई दोनों का लॉस ही होता है। इसमें कंसर्न क्या होता है, ह्यूमन कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट, क्या होगा, फ्यूल प्राइस। और डायरेक्टली ये इम्पैक्ट कर रहा है किसको, इंडिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया में क्या है, पेट्रोल और डीजल का प्राइस अभी तक बढ़ रहा है, ये क्या है, इसी की वजह से हो रहा है। ईरान सफ़र द शार्पेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट डिक्लाइन, वहाँ का इकनॉमी भी ईरान का क्या हो रहा है, एकदम स्लो डाउन है। पॉवर्टी, जाहिर सी बात है, लोग इतना अक्रॉस 14 कंट्रीज, ये सब तो हो गया। लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर गया। एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉम्ब जो हो रहा है, बॉम्बिंग हो रहा है और ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ क्राइसिस होगा। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने बताया आपको। ये सब जो पूछ सकता है आपको मैजिक में ऐसे करके, एक तरफ आपका दे देगा यहाँ पे ये कंट्री दे देगा, एक तरफ मिलिटियस ग्रुप, ये मिलिटेंट ग्रुप दे देगा, आपको मैच करना होगा। यमन दे देगा, इधर लेबनान दे देगा, पूछ सकता है, ठीक है। और इधर दे देगा आपको इस तरह से हुदीज, तो ये पूछ सकता है आपका। और क्या है, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ आपको पूछ सकता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
अब क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होगा यहाँ पे, ये सब इन्वायरमेंटल कॉस्ट होगा। जाहिर सी बात है, क्राइसिस हो रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है, सिस्टमेटिक कोलैप्स, वर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब होगा, बॉम्बिंग होगा तो पॉल्यूशन होगा, ये सब है अब तो ये जाहिर सी बात है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये पूछा है। स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से मतलब बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ब्लॉक कर दिया, ईरान ने बोला कि ब्लॉक कर देते हैं भाई हम, अब इधर से नहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का 20% ट्रेड इसी रूट से होता है। सप्लाई चेन, ये पूरा कन्फ्लिक्ट हो गया है, ग्लोबल जो भी सप्लाई चेन हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इनपुट को, फर्टिलाइज़र का कंस्ट्रेंट बढ़ गया और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि इंडिया का क्या है, अप्रॉक्स 70 to 75% जो इकनॉमी है वो डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे, हम ना, एग्री इकनॉमी है। तो फूड सिक्योरिटी को थ्रेट कर, फर्टिलाइज़र बहुत कम आएगा तो क्या होगा, मिडिल ईस्ट से आता है तो इससे डिस्ट्रप्शंस होगा। तो अब मेन इसका पढ़ते हैं हम लोग, जियो पॉलिटिक्स, ये तो हो गया। ईरान, इंडिया का मेजर्स क्या है, इंडिया क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है अपना जो वहाँ पे डायस्पोरा है, अप्रॉक्स मिडिल ईस्ट में पूरे 8 to डायस्पोरा 10 million अप्रॉक्स, मतलब वही 8 to 10 million पूरे मिडिल ईस्ट में क्या रहते हैं, इंडियन पीपल रहते हैं, डिसाइड करते हैं अपने जॉब्स के लिए। तो वहाँ से क्या किया, इंडिया इवैक्यूएशन किया है। आप लोग बताओगे ईरान से इवैक्यूएशन के लिए जो इंडिया ने ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है ना, क्या नाम है ऑपरेशन का, ये भी पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब क्या हो रहा है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। सप्लाई चेन क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट 7 इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर ग्रुप फंक्शनिंग एज रैपिड रिस्पॉन्स टीम। ऑयल एंड गैस, जाहिर सी बात है, रिजर्व जो था वो रखा गया है, लेकिन फिर भी क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने किया था, बंद कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक कर रहा है, तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। एग्रीकल्चर में क्या, फर्टिलाइजर्स का कंसर्न है। फिर डिप्लोमेटिक चाहे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे डायरेक्टली विथ लीडरशिप, इंडिया क्या मीडिएशन, इंडिया भी कभी भी क्या बोलता है, इंडिया बोलता है कि भाई हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूज़ करेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड भी क्या है, गवर्नमेंट है प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एन 573 बिलियन US डॉलर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और रुपये का डिप्रिशिएशन हो रहा है। ये सब क्या इम्पैक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया की वजह से, है ना। इस तरह से कंक्लूजन में हम लोग लिख देंगे। अब मेन चीज़ क्या है, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक पॉइंट्स है, ये सब तो लिखेंगे, क्योंकि अब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। स्टैटिक लोकेशन अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट, सबसे पहला क्या है ये देख लो, अब याद कर लेना है कि ये मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान मतलब अरेबियन सी, ऐसे भी पूछ सकता है, अरेबियन सी में ही है। उसके बाद क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं यहाँ पे, देख लो आप, ये क्या है, पर्शियन गल्फ से, लोकेशन में पूछ सकता है पर्शियन गल्फ से कौन कौन से कंट्री हैं, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये क्या है यहाँ पे छोटा सा, ये बहरीन होगा, ये UAE है, ये ओमान है। तो आपसे पूछ सकता है ये ईरान, इधर पूरा ये बॉर्डर ईरान का है। तो कौन कौन से कंट्री टच कर सकते हैं इस बार, हो सकता है पूछ दे, है ना, पूछ दे आपको क्या जॉर्डन कनेक्ट कर रहा है, ऐसे दे देगा ऑप्शन, ठीक है। स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट पहले समझ लो, स्ट्रेट क्या होता है, गल्फ होता है, स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट क्या होता है हमारा, स्ट्रेट कहते हैं हम लोग, क्या कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग
टू वाटर बॉडीज स्मॉल होना चाहिए, जैसे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। फॉर एग्जांपल पर्शियन गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। और सेपरेट करता है टू लैंड मासेस, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। तो किसको किसको सेपरेट कर रहा है यहाँ पे, आप लोग देख लो। सेपरेट किसको किसको कर रहा है यहाँ पे, ये पूरा कर रहा है, ये तुम्हारा सऊदी अरेबिया वाला है और ये ईरान वाला है, ये रीजन पूरा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान टू अरेबियन सी दे सकता है। कितना मिलियन पर डे आता है यहाँ पे, पास करता है 15 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल, है ना। इस तरह से होता है। वेनेजुएला में टोटल कितना क्रूड ऑयल है, वेनेजुएला में बैरल है अप्रोक्स 300 बिलियन बैरल रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुझे एक ये लगा इम्पोर्टेंटली, ये लगा ईरान से एनर्जी हब्स, ये सब तो पढ़ लेंगे। इसका ईरान का जो है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ अटैक किया था। ये जो फुजैरा पोर्ट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। फुजैरा पोर्ट हमारा यूएई में है ना, यूएस बेस जो जहाँ जहाँ जो ईरान ने अटैक किया था बहुत सगा, सऊदी का भी, यूएई का, कतर का भी, है ना। क्रिटिकल मैरिटाइम एनर्जी हब सिचुएटेड इन यूएई, geographically located just outside the Strait of Hormuz on the Gulf of Oman, allowing the UAE to bypass the strait for all, ठीक है। ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लो ये लोकेशन। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ इन खर्ग आइलैंड होता है, एक्सपोर्ट होता है, ईरान का है, सब लोकेशन होता है। ऑयल प्रोडक्शन पूछ सकता है ये कहाँ पे है, ये तो नाम से पता चल जाएगा। गैस फील्ड एंड बुशेयर, साउथ पार्ट्स, ये सब ईरान के ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड। अब ये इम्पोर्टेंट है, तीन जो था नतान्स, फोर्डो और इस्फहान, ये जहाँ पे अमेरिका ने क्या किया था, यूएस B2 स्टील्थ बॉम्बर से अटैक किया था पिछला जो मिशन था उसमें स्टील्थ बॉम्बर से जो अटैक किया था। ये क्या है, ईरान की न्यूक्लियर रिच प्लेस है, यूरेनियम न्यूक्लियर यहीं पे ये वेपनाइज कर दिया, डी वेपनाइज किया था। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पे, ईरान। हमदाइज पोर्ट, तब्रीज़ पोर्ट, ये सब याद कर लेना आपको, है ना। मिलिट्री बेस याद कर लो, कतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप बेस पूछेगा है पक्का इस बार। तो कतर में कौन सा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कतर अल उदैद, ये सब यूएस का बेस है, लार्जेस्ट यूएस बेस है इन मिडिल ईस्ट में। अल उदैद, इस पे ही अटैक किया था ईरान ने। अल उदैद, अल उदैद एयरबेस। बहरीन का ये जुफैर एरिया, जुफैर एरिया। कुवैत, यूएई का बताया मैंने, यूएई का अल दफरा एयरबेस हो गया, अल दफरा, है ना। दुबई जबल अल पोर्ट, ये भी हो गया। फिर जॉर्डन का यूएई का अल दफरा हो गया। जॉर्डन का कौन सा है, मुआफिक सल्ती, बस इतना याद रखो, सल्ती। सॉरी गाइस, तो ये मैंने बताया, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कतर का अल उदैद एयरबेस, बहरीन का जुफैर, यूएई का अल दफरा, जॉर्डन का सल्ती और सऊदी का सुल्तान, प्रिंस सुल्तान। रेड सी क्या है, रेड सी कनेक्ट करता है नैरो इनलेट ऑफ इंडियन ओशन। रेड सी बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल को स्वेज कैनाल क्या कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी, यूरोप में जाने का रास्ता है ये, मेडिटेरेनियन सी को
कनेक्ट करता है रेड सी से, सुएज कैनाल। और रेड सी क्या करता है, कनेक्ट करता है। और रेड सी किसको करता है कनेक्ट, तो बाब अल मंडब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन। ये पूछ सकता है बाब अल मंडब स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, है ना। बाब अल मंडब स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, मैं स्ट्रेट का पूरा वीडियो बना दूंगा, जो है बेरिंग स्ट्रेट जैसे हो गया पूछता है ना, उसको देख लेंगे। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का आपको क्या होना है, लोकेशन याद होना चाहिए। कैस्पियन सी का लोकेशन, इसके कैस्पियन सी कौन कौन सा कनेक्ट करता है, इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, है ना। कैस्पियन सी, ये लोकेशन है कैस्पियन सी का। ये आपका मिडिल ईस्ट में कनेक्ट करता है। और इधर पूरा ये आपका एशिया है, ब्लैक सी, है ना। बर्गर ट्री, सब न्यूमोनिक्स बना कर मैं करा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, और इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है आपको, याद कर लेना है कि मतलब यूएस इजराइल की जाहिर सी बात है ये होगा, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को करेगा, किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी हमको करना है, किस तरह से रिजर्व करना है हम लोग को, कोई क्राइसिस हो, ऑयल क्राइसिस, तो उसको कैसे हम लोग को प्रोलॉन्ग मतलब उसका टैकल करना है उसके लिए। तो यूएसए स्ट्राइक ईरान हैव एस्केलेटेड वाइडर रीजनल कन्फ्लिक्ट, पूरे वर्ल्ड में क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट किया है। एनर्जी सिक्योरिटी इम्परेटिव इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, रिसेंट डेवलपमेंट मैंडेटिंग एनर्जी सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि अब एकदम मैंडेट हो गया कि भैया कुछ भी कहीं इनस्टेबिलिटी होगी तो उसके लिए हमें पहले से ही कुछ करना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन पे हमारा क्या होगा, डिस्ट्रप्शंस हो जाएगा। अब राइजिंग वाइल इन्फ्लेशन होगा, मोर देन 40-50% अमिड फियर्स ऑफ शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो, अब सिर्फ जियो पॉलिटिकल ये नहीं करना है बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पे ही, किसी कंट्री ग्रोथ के लिए वहाँ का इकोनॉमी बूस्ट होना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी ही क्या होगा, डाउनफॉल में जा रहा है, तो फिर कंट्री का ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। और वर्ल्ड में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता ही रह रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन, यूएस का हमेशा हम कि भाई मैं सैंक्शन लगाऊंगा, टैरिफ लगा दूंगा, और ये वो 50% से 18% किया है अभी, जो भी हमेशा थ्रेट करता रहता है यूएस कि सब पे टैरिफ लगाता रहता है, तो उसको कैसे हमें टैकल करना है इस तरह से। क्यों नीड है रीअलाइनिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी जियोग्राफिक कंसनट्रेटेड इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इंडिया क्या है, इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के पास रिजर्व है नहीं, तो 85% ऑफ क्रूड ऑयल क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। ये स्टेटमेंट भी दे सकता है, 85% ऑफ क्रूड ऑयल, 40% 50% ऑफ नेचुरल गैस एंड 25% ऑफ इट्स कोल इंपोर्ट करता है। तो आपका क्रूड ऑयल 85%, इसी क्रूड ऑयल से रिफाइन करके सब बनता है, पेट्रोल डीजल ये सब। तो क्रूड ऑयल कच्चा मिलता है, तो ईरान भी हमको देता है, बट अभी ईरान पे सैंक्शन लगा है, तो इसलिए हम लोग को रशिया वगैरह से, या अब तो रशिया पे भी सैंक्शन लग गया तो यूएस से हमें परचेस करना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। नेचुरल गैस का कितना है, नेचुरल गैस के लगभग 50%, और कोल पे 25%। कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का थर्मल पावर प्लांट अभी भी कोल पे डिपेंडेंसी है। फिर क्या है, हाफ ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है, 60% ऑफ इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सब किसके थ्रू आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो वल्नरेबिलिटी होगा। इसके लिए फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा इसराइल वगैरह से हो रहा है, तो अब आ ही नहीं रहा है। फर्टिलाइज़र वगैरह प्राइसेस है इंक्रीजिंग, फूड इन्फ्लेशन फूड सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है। एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, रूरल एरियाज विथ मोर देन 65% पॉपुलेशन अदर फेस चैलेंज इन एक्सेसिबल रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, चल रहा था, लोग लाइन में लगे थे गैस के लिए। फॉर इक्विटी इंक्लूजन पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी हो रहा है। राइजिंग एनर्जी डिमांड, अब इंडिया का डिमांड क्या है, इंडियाज़ प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 775 मिलियन टन्स टू, कितना इंक्रीज कर रहा है, 2013 में था 1250, और 2030 ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इतना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 775 मिलियन। कितना बढ़ के हो जा रहा है मिलियन टन, ऑयल इक्विवेलेंट 1250, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना 2030 तक। कौन क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका क्या कहाँ पे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का वियना हेडक्वार्टर, ऑस्ट्रिया। अब इंडिया क्या है, ग्लोबल साउथ का ये लीडरशिप है इंडिया के पास, तो ग्लोबल साउथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वन सोल वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, बायोफुल अलायंस बना था G20 में।
और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया ने क्या कंट्रीज़ को भी, इंडिया इनके स्कूल सप्लाइज फ्रॉम 27 कंट्रीज, दिस एफर्ट्स टुवर्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा है इंडिया का, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पॉलिसी यूज़ करता है ताकि किसी के बीच में मतलब ये ना हो, अपना अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाते हुए रशिया, मिडिल ईस्ट और यूएसए में होता है। लेकिन यूएस क्या है, बार बार सैंक्शन ही लगाता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये सब हो गया। इंडिया का बहुत सारा यूएई में बहुत सारे पोर्ट, आईओसीएल का, एलएनजी का, आईओसीएल यहाँ पे आईओसीएल ओआईएल होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 48 एसेट्स है 22 कंट्रीज़ में। तो इंडिया और साउथ एशियन पावर ग्रिड भी है कि भैया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल, श्रीलंका, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट अभी क्या, अफगानिस्तान, ये अभी पूछा भी था मेंस में, इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन 71st मेंस में। तो ये सब अगर आप मेंस का तैयारी साथ में कर रहे हैं ना तो आपका प्री इजी मतलब हो जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान अफगानिस्तान हैव बिन इन ए स्टेट ऑफ ओपन वार, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया इसके बीच मतलब ये कर रहा है। वहाँ पे क्या है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहाँ पे नन पाकिस्तानी तालिबान आइडियोलॉजिकल ऑप्शन होता है। इस तरह से अभी क्यों ये यूज़ में था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम था, मीर मुतकी, वो आए थे इंडिया में, और इसलिए मतलब न्यूज़ में है ना। इंडिया अफ़गानिस्तान का रिलेशन तो शुरू से अच्छा है। तो पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन गज़ब लिल हक एंड अफ़गानिस्तान लॉन्च ऑपरेशन रद्दुल जुल्म, ये पूछ सकता है आपका। तो अफ़गानिस्तान से कौन कौन लॉन्च किया है, रद्द अल जुल्म एंड ऑपरेशन गज़ब लिल हक, नाम तो ज़बरदस्त लगता है यार इन लोग। कतर एंड टर्की, रद्द अल जुल्म होता है। कतर एंड टर्की क्या किया था, मीडिएशन करवा रहा था कतर और टर्की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेम्प्रेरी पीस होता है बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान होता है। सऊदी अरेबिया डिसॉल्व टुवर्ड द एंड ऑफ, ये हो रहा था। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब ये जो रीज़न है ना, अफ़गानिस्तान पूछ सकता है, डूरांड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन देख लो आप, क्या इंडिया को कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान, हाँ मैप मिलता है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रेटजी, ये वाला जो है ना, ये जो लोकेशन है ये मैच कर रहा है, ये डूरांड लाइन है हमारा, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ऑप्शन में दे देगा इंडिया नहीं, ठीक है ना। ये मैक, ये आपका रेड क्लिफ लाइन है, ये जो है ये रेड क्लिफ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। इंडिया और चाइना के बीच कौन सा है बताना आप लोग, ये वाला लाइन कौन सा है बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इंडिया रिस्पॉन्ड कंडेम्ड एयर स्ट्राइक बाय पाकिस्तान अफगानिस्तान, बहुत सारा कंडेम किया था इंडिया ने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बॉर्डर होता है, अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स होता है, डूरांड लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लोकेशन मैप बेस देख लेना है, बस ये याद रखना है, डूरांड लाइन, रेड क्लिफ, ये पूछ सकता है, पूछा भी है यूपीएससी में। अब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया कनाडा रिलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी G7 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था, G7 समिट, है ना। G7 कंट्रीज़ कौन कौन से आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। फ्रांस है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, और कौन है बताना आप लोग, जर्मनी है, यूएस है, यूके है, और एक कौन है, 3 3 6, एक मुझे बताओ कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, क्या क्या, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा विजिटेड इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस, और प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा के वो आए थे, कौन, उनका नाम भी बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट नेगोशिएशंस हुआ है, ठीक है। साइन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, कितना, $50 बिलियन 2030 तक बायलैटरल ट्रेड हो रहा है। तो कनाडा का लोकेशन देख लें हम लोग, ग्रीनलैंड, अभी न्यूज़ में था। ग्रीनलैंड पे किसका, ये पूछा है, ये किसके सॉवरेनिटी के अंदर आता है, ये डेनमार्क के अंदर आता है, डेनमार्क के सॉवरेनिटी में आता है, ओके। ये पूछा था क्वेश्चन, और यूएस कह रहा था कि इसको हम खरीद लेंगे पूरा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये कनाडा है ना। ये कौन सा लाइन है आप लोग बताओगे जो यूएस और कनाडा को कनेक्ट करता है,
क्या है, 34th है, 34 डिग्री है, या 90 डिग्री, क्या है, कौन सा है, ठीक है, बताना है आप लोगों को। और भी कोई हो सकता है। ये कनाडा है, कनाडा का कैपिटल बताओगे आप लोग मुझे। कैपिटल क्या है, यहीं तो दिख रहा है, ओटावा। ये अभी मैचिंग में दिया था एडीओ में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हडसन बे हो गया। यहाँ पे ये 5 ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स बताओगे ये सब लोग, इम्पोर्टेंट ग्रेट लेक्स का नेम बताओ, और कौन सा एक जो है कम्प्लीटली जो यूएस में है, और वेस्ट टू या ईस्ट टू वेस्ट ऐसे दिया था अभी एडीओ में। कौन कौन से लेक है ग्रेट लेक्स, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कौन कौन है, तो ओंटारियो है, इरी है, हुरोन है, और कौन सा है, सुपीरियर है, लेक सुपीरियर। एक कौन सा है अब बताओगे मुझे, एक कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये 5 ग्रेट लेक्स है, जिसमें एक मिशिगन है। मिशिगन कौन सा इसमें है जो कम्प्लीटली आपका, कम्प्लीटली ये तो बॉर्डर पे है ना सब, इसमें कौन जो है कम्प्लीटली यूएस के बॉर्डर के अंदर आता है, कम्प्लीटली यूएसए में आता है, वो बताना आप लोग मुझे, है ना। कौन सा है पूछ सकता है। इसका वेस्ट टू ईस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर बताना। ओके, तो ये कितना रहा है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी भी है, क्योंकि कनाडा के पास भी क्या है, कनाडा के पास भी सप्लाई है, रिजर्व है 2.6 बिलियन ऑफ सप्लाई ऑफ यूरेनियम और कंसनट्रेट। यूरेनियम का और कौन सा होता है, U3O8, पिच ब्लेंडर कहते हैं इसको, यूरेनियम का और होता है। ओर्स वगैरह याद रख लेना आप लोग। ग्रेट लेक्स देखो यहाँ दिया है, दे रहा है ना। लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय लेक हुरोन, लेक इरी, लेक ओंटारियो एंड शेयर्ड विद द यूएस। ये सब यूएस के साथ शेयर कर रहे हैं, 1 2 3, एक मिशिगन भी है। नेक्स्ट, ये एनर्जी सिक्योरिटी 100 गीगावाट इंडिया का तो है ही, 100 का कितना रखा गया है, ये न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अभी कितना है 2047 तक, अभी कितना इंडिया के पास है 8.8 गीगावाट, है ना। अभी करंट जो है इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया के कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, 7 है। आप बताओगे मुझे नेम, किस स्टेट में 2 हैं वो भी बताओगे। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये ग्लोबल इंडियन ओशन एसोसिएशन, ये सब है, ये सब में, ठीक है। इंडिया कनाडा डिफेंस, उसके बाद इन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी अबाउट 70% यूरेनियम इम्पोर्ट रिलायंस ड्यू टू लो ग्रेड, सब तो हो गया, नहीं इम्पोर्टेंट है। इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये कब बना है, इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2010 में, ये इम्पोर्टेंट है। आइए, ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन सेफगार्ड से इम्पोर्टेंट यूरेनियम आर अंडर आई। इंडिया में कौन से यूरेनियम का सबसे ज़्यादा, थोरियम है, थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है इंडिया में। उसके बाद यूरेनियम 235 एंड 238, इसमें बताना फिजिबल कौन सा होता है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए फिजिबल हो। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह का होता है ना, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूज़न। दोनों का रिएक्शन बता, दोनों में क्या होता है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, कौन सा सन के अंदर में होता है, ठीक है। ये सब है यहाँ पे हो गया। यूएस डॉलर इतना है, 75 है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो रहा है, इतना है 8.66 बिलियन 2025 तक, ठीक है। ओके, इंडिया में 4 लाख इंडियन स्टूडेंट कनाडा में पढ़ते हैं, डायस्पोरा का हो गया। कनाडा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटास। पोटास कहाँ यूज़ होता है हमारा, एनपीके फर्टिलाइजर में, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, एनपीके, ये पोटास के लिए हो गया। अब इंडिया कंसर्न क्या है कि हमेशा खालिस्तान वाला इशू चलता रहता है, एक्सट्रीमिज़म है वहाँ पे, है ना, जो कि इंडिया को ये क्या करते हैं, हमेशा इंडिया के सॉवरेनिटी पे थ्रेट करते हैं।
नज्जार इशू, ये क्या है? नज्जार इशू 2023, किलिंग ऑफ हरदीप सिंह नज्जार लेड टू सीरियस डिप्लोमेटिक क्राइसिस। इंडिया और कनाडा के बीच कुछ दिनों पहले रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए और बोले कि भैया रिलेशनशिप अब हम अच्छा करेंगे, क्योंकि यूएस सबको ये करता रहता है, इसलिए। अब हम लोग शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ दे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए। रिसेंटली द पैरा डिप्लोमेसी विजिट ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर टू कहाँ गए थे योगी आदित्यनाथ जी? सिंगापुर और जापान में, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट ये करने के लिए। पैरा डिप्लोमेसी अलाउज स्टेट्स, ये सब नेशनल यूनिट, यानी नेशनल मतलब स्टेट छोटे छोटे होते हैं, टू एंगेज विथ फॉरेन कंट्रीज और रीजन्स टू परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट। अब मतलब अपने स्टेट, अपने रीजन जो नेशनल सॉवरेनिटी को ना के, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ना के, स्टेट का इंटरेस्ट जो है उसको ये करने के लिए। और नेशनल इंटरेस्ट भी होगा ऑब्वियसली, वो तो स्टेट डेवलप होगा तो नेशन तो स्टेट करेगा ही डेवलप। इस तरह से क्या इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और क्या क्या है हमारा? अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट और तो वेरियस वाइब्रेंट गुजरात, प्रोग्रेसिव पंजाब एंड वाइब्रेंट गोवा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका क्या है? 2030 तक हमें क्या करना है? 5, अभी पूछा था यूपीएससी में भी यही पूछ दिया था, वहाँ 50 लिख दिया था। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ग्रीन क्यों कहते हैं इसको, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत सारा होता है, ब्लू होता है, ग्रे होता है, बताना है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फॉरेन पॉलिसी, नेशनल फॉरेन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर होता है। कहाँ पे? आईआईटी, कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बीएचयू विद जापानीज। ये दोनों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के साथ, जापानीज इंस्टीट्यूशंस के साथ। इशूज़ क्या है? कि फेडरल कंसर्न्स है यहाँ पे, कि फॉरेन अफेयर्स फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट आइटम 10, ये 3 लिस्ट शेड्यूल। सॉरी गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इसको बस पढ़ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट एरियाज होता है, ये क्या यूनियन लिस्ट में शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 7 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें स्टेट्स मस्ट नॉट एक्सीड देयर पावर्स इन एंगेजिंग, वही मैंने बताया, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड डेलीगेट। स्टेट्स नहीं है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंगेज करे, क्योंकि ये क्या है? यूनियन लिस्ट में आता है फेडरल कंसर्न, फॉरेन अफेयर्स। नेबरहुड, नेबर रिलेशन इम्पैक्ट, स्टेट एक्शंस कैन अफेक्ट इंटरनेशनल टाइज स्पेशली इन सेंसिटिव एरिया, तमिलनाडु, श्रीलंका और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाला जो, क्योंकि इंटरनेशनल है रिलेशन वहाँ पे, तो इस तरह से हो सकता है इम्पैक्ट। कन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़, इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन मैक्सिमम रिस्ट्रेंट आफ्टर रिपोर्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्रैक्स इन दिमोना इजराइल न्यूक्लियर। हाँ, ये पूछ सकता है, दिमोना क्या है भाई? इंटरनेशनल इसराइल, ये क्या है? दिमोना इसराइल का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे क्या है? ईरान ने अटैक किया था। नतान्स, फोर्दो और इस्फहान, ये तो बताया था, ये सब हो गया। टेयर सिटी क्या है? कोस्टल सिटी इन सदर्न लेबनान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टेयर सिटी ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब कन्फ्लिक्ट एरियाज़ कौन कौन न्यूज़ में है? जैसे डिमोना आपको पूछ सकता है, डिमोना क्या है? तो इसराइल का न्यूक्लियर फैसिलिटी रीजन है, इसराइल का है। बहुत सारा मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक बार, मुझे लग रहा है। इसराइल का है। नतान्ज, ये तो ईरान का है, न्यूक्लियर ईरानियन फैसिलिटी है, एनरिचमेंट फैसिलिटी है। साउथ पार्स गैस फील्ड, ये कहाँ पे है? साउथ पार्स, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फील्ड शेयर बिटवीन ईरान और कतर के बीच, ईरान और कतर के बीच है। साउथ पार्स गैस फील्ड, ईरान पार्स, कुछ आ रहा है ना, पार्स मतलब ईरान और कतर, आर। लितानी रिवर, ये कहाँ पे है? क्रॉसिंग वाज डिस्ट्रॉयड इन द लितानी रिवर बाय इसराइल इन सदर्न लेबनान, सदर्न लेबनान में है लितानी रिवर।
वाज रिपोर्टेडली बीइंग यूज्ड बाय हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस पर कौन अटैक किया? तो डिस्ट्रॉयड कर दिया गया इसराइल के द्वारा। टायर सिटी, टायर सिटी, टायर सिटी होता है ये कि सदर्न लेबनान का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कौन कौन सा आ गया हमारा? एक तो आ रहा है हमारा नतान्स, अब मैं सब बता देता हूँ लोकेशन जो है, इस्फहान, फोर्दो, फोर्दो, ये कहाँ है? ईरान के न्यूक्लियर यूरेनियम रिच साइट है ना। उसके बाद साउथ पार्स, साउथ पार्क गैस फील्ड, ये किसके बीच शेयर है? तो ईरान और कतर के बीच, ईरान और कतर के बीच। नेक्स्ट लितानी रिवर, लितानी रिवर कहाँ पर है? लेबनान। ओके। टायर सिटी, ये लेबनान में है, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूछ सकता है आपको, मैचिंग में इस तरह दे देगा मिलाने के लिए, है ना। नेक्स्ट पनामा कैनाल इम्पोर्टेंट है, इसका लोकेशन देख लो। पनामा कैनाल ये है आपका, यहाँ पे ये पनामा कैनाल है आपका, कनेक्ट करता है किसको? कैरेबियन सी को पैसिफिक सी से, कैरेबियन सी को पैसिफिक सी से पनामा कैनाल। और क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और कैरेबियन सी कहाँ पे है? कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में, तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से भी कनेक्ट करता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। तिरुकोमलई प्रोजेक्ट किस में है? तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है, पूछ सकता है, श्रीलंका से है ना। 2022 में क्या हुआ? इंडिया श्रीलंका साइन एन अग्रीमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ तिरुकोमलई ऑयल टैंक फार्म। बस इतना याद करना है। इंडिया जापान बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट, ये क्या है? किसके लिए किया गया? करेंसी स्वैप के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? करेंसी स्वैप के लिए किया गया। BSA बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट किसके बीच? पूछ सकता है। तो इंडिया और जापान के बीच। जापान का करेंसी क्या है? जापान का येन। नेक्स्ट IOS सागर, इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है? सागर इनिशिएटिव क्या मैरी टाइम से रिलेटेड होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ये ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। ये क्या है? जो चाइना का थ्रेट जो बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में, IOR इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो उसको ये करने के लिए, टैकल करने के लिए क्या बनाया है? सागर इनिशिएटिव है। उसका एक और भी है महासागर, ये क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स, ये हो गया महासागर। ग्लोब नेटवर्क क्या है? ग्लोब नेटवर्क क्या है? इंडियन होस्ट क्या है? ग्लोब नेटवर्क। स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क एंटी करप्शन, पूछ सकता है ग्लोब नेटवर्क किसके लिए? तो एंटी करप्शन के लिए, एंटी करप्शन इन्फोर्समेंट के लिए। इस्टेब्लिश्ड इन कहाँ पे देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया। वियना ऑस्ट्रेलिया में। और किसका है? IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसका है। ठीक है, IAEA ना, IAEA। उसके बाद ये कहाँ पे इस्टेब्लिश कब हुआ? तो रियाद में। इनिशिएटिव होता है लॉन्च ड्यूरिंग सऊदी अरेबिया G20 प्रेसिडेंसी 2020 में। ये एंटी करप्शन बॉडी है, इसलिए मेंबरशिप होता है ओपन टू एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। सेंटर इंडिया का मेंबर है क्या? इंडिया सेंटर CBI है एंड ED है, आर इट्स मेंबर। पूछ सकता है CBI और ED, CBI एंड ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।
सपोर्टेड बाय किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ, इतना तो डिप में ही जाएगा। तो ये कंप्लीट राइसीना डायलॉग क्या होता है, 2025 का ये हमेशा होता है। 11th एडिशन था, कौन सा एडिशन था ये, 11th एडिशन। थीम क्या था ये याद रखो, समस्कारा, असर्सन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, असर्सन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। 2026 का एडिशन था। इस पर होता है राइसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव होता है। राइसीना डायलॉग होता है क्या, इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो म्यूचुअली एंड हर साल एनुअली होता है न्यू दिल्ली में, 2016 से हो रहा है। प्लेटफॉर्म्स ये सब होता है। तो गाइज ये कंप्लीट वीडियो हो गया है इंटरनेशनल रिलेशंस का। मैंने लोकेशन बेस भी बता दिया, इससे ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको। थोरोली एकदम कर लो, इसको रिवाइज करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, साइंस एंड टेक। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक के बाद इकोनॉमी में सब नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी का टर्म्स मैं बताऊंगा। इकोनॉमी में तो सर्वे और बजट करके जाना है एकदम अच्छे से, उसका वीडियो मैं लाऊंगा और उसमें अच्छे से बढ़ा दूंगा मैं। तो गाइज आप लोग सपोर्ट करो चैनल को, है ना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू गाइज।